Hello everyone, welcome back to you all. So this video is from GFG 9th and 10th classroom. So this is our first lecture video for class 9 social science. So in this video we are going to discuss about our chapter first of unit 1, the French Revolution. So in this chapter we are going to study about our causes of French Revolution, कि हमारा French Revolution क्यों हुआ था and उसके outbreaks क्या क्या थे. So let's begin. On the morning of 14th of July 1789, the city of Paris was in state of alarm. The king had commanded troops to move into the city, so rumors spread he would soon order the army to open fire upon the citizens. तो मेन जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ था 14 जुलाई 1789 को. तो जो राजा थे उसने अपने सेना को कमांड किया था कि वो शहर में जाएंगे एंड देन सो रूमर्स स्प्रेड हो गए थे कि राजा ने सिटीजन्स पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को निर्देश दिए हैं, राइट. सो इसके बाद क्या हुआ कि सम 7,000 men and women gathered in front of town hall and decided to form a people's militia. People's militia जो कि सेना की खुद की एक जो सिटीजन्स थे उनकी खुद की बनाई हुई एक सेना होगी. तो कम से कम 7,000 लोगों ने इकट्ठे होकर फैसला किया कि वो खुद की एक सेना बनाएंगे. सो दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. सो इसलिए उन्होंने कम से कम बहुत सारी सरकारी इमारतों को तोड़ भी दिया था इन सर्च ऑफ आर्म्स, कुछ हथियारों के खोजने के लिए. सो ये सब हुआ था ऑन द डे ऑफ 14 जुलाई 1789 को. सो इसके क्या क्या कॉजेज़ हुए थे, यू कैन सी स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल. तो जो लोग वो इकट्ठे हुए थे उस दिन, उन्होंने जो वहाँ की मुख्य जेल थी उसको भी तोड़ दिया था. स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison. तो उन्होंने इस इकट्ठा होकर इस जेल को भी तोड़ दिया था और बहुत सारे कैदियों को वहाँ से छुड़ा दिया था, आज़ाद कर दिया था. The Bastille were the hope to find hoarded ammunition, yet the Bastille was hated by all. क्योंकि उसको सब नफ़रत करते थे, जो भी वहाँ के सिटीजन्स थे उस बेस्टाइल को नफ़रत करते थे, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. क्योंकि ये राजा की जो शक्ति थी, डेस्पोटिक पावर, उसको दर्शाती थी, इसलिए सब इससे हेट करते थे, राइट. सो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी, जो फ्रेंच की सोसाइटी थी वो 18th सेंचुरी के दौरान कैसी थी. सो इन 1774 Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. बर्बन फैमिली के जो लुइस 16 थे उनको फ्रांस का राजा बना दिया गया. He was 20 years old and married the Austrian princess Marie Antoinette. जब वो 20 साल के थे तो उनकी शादी जो है ऑस्ट्रियन की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से कर दी गई. Long years of war and drained the financial resources of France. तो जो लुइस 16 थे वो वहाँ की प्रजा को पसंद नहीं थे, क्योंकि वो प्रजा की तरफ ध्यान नहीं देते थे. बेसिकली यही था रीज़न क्रांति का भी. तो जब क्योंकि वहाँ पर राजतंत्र था फ्रांस में. तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार एंड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस एडेड टू द was the cost of maintaining a extravagant court at the immense palace of Versailles. तो इसके रीज़न क्या क्या थे, क्योंकि वहाँ के जो लुइस 16 थे वहाँ पे उनकी वजह से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, लाइक वो फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत कम हो गए थे. और वो क्योंकि जो जितना भी पैसा था वो मेंटेन करने में लग जाता था. एक तो जो एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट होते थे उनमें, एंड एक इमेंस पैलेस था वर्साइल करके, जो कि लुइस
राजा के को पसंद था, तो वो उसके लिए उस पे वो बहुत पैसे वेस्ट करता था, तो इसलिए वहाँ के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो गिरने लगे. So the French government was obliged to spend an increased percentage of its budget to on interest payment alone to meet its regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, government offices and universities. The state was forced to increase taxes. तो जो क्या था कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि वो जो टैक्सेस है वो इंक्रीज़ कर देगी, ताकि क्योंकि बहुत एक्सपेंसेस होने लगे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसेज चलाने थे, यूनिवर्सिटीज़, कोर्ट और आर्मी के ऊपर भी खर्चा होता था, क्योंकि वॉर में फ्रेंच वॉर बहुत होते थे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो टैक्स की जो टैक्स को है वो इंक्रीज़ कर देगी. सो ये सब हमारे 18th सेंचुरी में हो रहा था. एंड आफ्टर दैट French society in the 18th century, French society in the 18th century was divided into three estates, and only member of the third estates paid taxes. क्या था कि 18वीं शताब्दी में 3 एस्टेट्स में डिवाइड किया गया था फ्रेंच की सोसाइटी को. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी थे, सेकंड में नोबिलिटी, एंड थर्ड एस्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स एंड ऑफिशियल लॉयर्स एक्सेट्रा, ये सब थे. तो क्या था कि द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू एस्टेट्स, दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, enjoyed certain privileges by birth. क्योंकि वो enjoyed certain privileges by birth मतलब कि वो जो फर्स्ट टू एस्टेट्स थे वो टैक्सेस नहीं देते थे, टैक्सेस पे करते थे ओनली थर्ड एस्टेट्स वाले पीपल, जिसमें कि बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ऑफिशियल लॉयर्स ये सब आते थे, पेजेंट्स एंड आर्टिसियंस ये सब आते थे, जो कि नीचे वर्ग के लोग थे. तो जो टैक्सेस थे वो फर्स्ट टू एस्टेट्स नहीं भरते थे, जिसके रीज़न क्या थे कि वो जन्म से ही अपने इन अधिकारों का फ़ायदा उठाते आए थे. सो आफ्टर दिस इसके आउटब्रेक्स भी निकले थे रेवोल्यूशन के, जिसमें On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the Estates General to pass proposal for new taxes. 5 मई को लुइस 16 ने एक नए टैक्सेस ऐड करने के लिए एक असेंबली बुलाई थी. द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट सेंट अराउंड 300 representative each, who were seated in row facing each other on the two sides. मतलब क्या था कि जब उसने असेंबली में न्यू टैक्सेस अनाउंस करने के लिए जो असेंबली बुलाई थी, तो उसमें जो फर्स्ट 2 एस्टेट्स थे वो मतलब उन्हें आपस में एक दूसरे के सामने रो फेसिंग करके बिठाया गया था. एंड जो थर्ड एस्टेट्स के पीपल थे वो आए थे अराउंड 600, हैड टू स्टैंड एट द बैक, उन्हें पीछे बिठाया गया था. पेजेंट्स, आस्ट्रियंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, और जो बहुत ही नीचे वर्ग के लोग थे उन्हें अलाउ ही नहीं किया गया था कि वो असेंबली में आ सकें. Voting in the Estates General in the past and been conducted according to the principle that each estate had one vote. तो पहले जो न्यू रूल्स थे उनके अकॉर्डिंग था कि जो वोट करते हैं वो सिर्फ 1 वोट जाएगी ईच एस्टेट को. लाइक 3 एस्टेट्स थे तो तीनों की 1 वोट होगी. ये प्रिंसिपल्स थे लुइस के. सो उसके बाद क्या हुआ कि जो थर्ड एस्टेट के जो मेंबर थे, डिमांड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, कि जो वोटिंग होती है वो पूरी असेंबली मतलब हर पर्सन के द्वारा एक वोट होगी,
तो उस तरह से वोट किया जाएगा। उन्होंने इस चीज़ की डिमांड की। वर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, कि हर किसी व्यक्ति की अपनी खुद की अलग वोट होगी। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड टू फिलोसफर लाइक रोशो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था जो कि थर्ड एक्ट स्टेट के मेंबर के द्वारा डिमांड किया गया था। तो इसके बारे में फिलोसफर रोशो ने अपनी बुक में भी लिखा था, जिसका नाम था दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो 18th सेंचुरी में, इन शॉर्ट्स, द फ्रेंच पार्लियामेंट हैड ऑलवेज मेट इन 3 ग्रुप्स विद द नोबल्स। 3 ग्रुप्स के बारे में तो हमें पता ही है, थर्ड एस्टेट्स के बारे में। तो द कैलजी एंड द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन ईच ग्रुप हैव वन वोट। तो इसमें था कि जो 3 ग्रुप हैं उनके पास सिर्फ 3 ही वोट होंगी, कि हर एक ग्रुप के पास एक वोट होगी। इन ए ड्रामेटिक मूव द लास्ट ग्रुप, मतलब कि जो थर्ड एस्टेट था, रिफ्यूज टू कंटिन्यू द पार्टी प्रैक्टिस and adjourned to a tennis court along with the some sympathizers to declare themselves the National Assembly of France। तो उन्होंने यही कि उन्होंने डिमांड की थी कि हर एक व्यक्ति की अलग से वोट होगी, ना कि ग्रुप्स में डिवाइड होगी वोट्स। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस इट वॉज क्लियर दैट ए मेजर चेंज वाज अंडर वे। तो जब उन्होंने ये डिमांड की थी और ये वोट देने के लिए मना किया था ग्रुप्स के लिए, तब ये क्लियर हो गया था कि एक मेजर चेंज जो है वो आने वाला है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में। सो ये 18th सेंचुरी में ये था। सो इसके इस चैप्टर के जो ये टॉपिक्स हैं, इनके अंदर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। व्हाट इज रेवोल्यूशन? क्रांति क्या होती है? So Kranti in simple words, action taken by a large group of people to try to change the government of a country, especially by violent action। मतलब कि बहुत सारे लोगों के ग्रुप के द्वारा अगर कोई एक्शंस लिए जाते हैं उस जगह की गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए, तो उसे कहते हैं हम रेवोल्यूशन। स्पेशली बाय वायलेंट एक्शन, मतलब ये ज़्यादातर वायलेंट एक्शंस के द्वारा जो एक्शंस लिए जाते हैं वो वायलेंट होते हैं, उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं, जिससे जो कि क्रांति होती है। सो ये बहुत ही ऑल्सो ये बहुत कम समय में होती है, लाइक 1 डे। और क्रांति जो होती है उसे वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के रूप में होती है, राइट। तो जो फ्रेंच की हमारी क्रांति थी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो थी हमारी 1787 टू 1799। Our second question is why did French Revolution happen? जो फ्रेंच का रेवोल्यूशन था वो क्यों हुआ? So the answer is the upheaval was caused by widespread discontent with the French monarchy and the poor economic policies of King Louis XVI। तो इसका रीज़न यही था कि जो वहाँ के राजा किंग लुइस 16 थे, बॉर्बन फैमिली के जो राजा थे, जिन्हें 18th सेंचुरी में 20th सेंचुरी में बनाया गया था वहाँ का किंग, तो वो बहुत ही वाइड स्प्रेड डिस्कॉन्टेंट करते थे वहाँ की प्रजा के साथ। और वहाँ का जो फ्रेंच में था वो था राजतंत्र। सो इसलिए वहाँ की प्रजा ने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था, राइट। सो दिस वाज द रीज़न, बेसिक रीज़न ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड अदर क्वेश्चन इज व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? क्या रिजल्ट आए थे हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के? सो द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द यूरोप। इसके रिजल्ट्स ये आए थे कि यूरोप में पहली बार वहाँ की जनता को अपने नेतृत्व के गवर्नमेंट स्थापना करने का मौका मिला था। ये रीजन्स आए थे, ये रिजल्ट्स आए थे, सॉरी। एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और जो फ्रेंच का क्रांति थी, उसने चेंज फ्रेंच फ्रॉम ए मोनार्की टू ए रिपब्लिक। तो उसने फ्रेंच को एक राजतंत्र से एक प्रजातंत्र में कन्वर्ट कर दिया। सो ये हमारे रिजल्ट्स निकल के आए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे
today's video. So in our next lecture, we'll discuss about these points. French abolishes monarchy and become a republic. डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन, कि रेवोल्यूशन तो हमारा हुआ था लेकिन वहाँ की औरतों को मिला था क्या रेवोल्यूशन, उनकी भी अधिकारों के बारे में बात होगी. द एबोल्यूशन ऑफ सेल्वरी एंड द रेवोल्यूशन ऑफ एंड एवरीडे लाइफ. सो ये 4 टॉपिक्स जो हमारे बच गए हैं हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. सो थैंक यू.